नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन। देखिए, हम इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा, जैसे कि पहले भी करता रहा है। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे एज पर ऑफिशियल सिलेबस ही डिस्कस किए जाएंगे और हर एक क्वेश्चन को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आने वाले एग्जाम्स में जो है वो आपको हेल्प मिल सके। अभी हम डिस्कशन को जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 से जो है वो स्टार्ट करेंगे। क्या बोलते हैं यहाँ पर? बोलते हैं व्हाट वाज द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द मुगल्स व्हेन हुमायूं असेंडेड द थ्रोन। तो बोलते हैं जब हुमायूं ने सिंहासन जो था वो संभाला था तब मुगलों की जो वित्तीय स्थिति थी वो कैसी थी। देखिए, इसमें वित्तीय स्थिति समझने के लिए आपको स्टार्टिंग से मुगलों की बात करनी पड़ेगी। मुगलों का जो आगमन होता है वो 1526 में होता है। 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया गया बाबर के द्वारा, और पानीपत में हराया गया और दिल्ली और आगरा पर जो है वो कब्जा जो था वो कर लिया गया था और वहीं से मुगलों का जो है वो आगमन हो गया। ये मुगलों का एक तरह से पहला सैन्य अभियान जो था वो यहाँ पर था। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि अब बाबर जो था, बाबर 1526 में जो है वो यहाँ पर आता है पानीपत के मैदान में, जो है वो पानीपत की पहली लड़ाई जो है वो लड़ता है और उसके बाद जो है वो क्या करता है, उसके बाद जो है वो धीरे धीरे अपना शासन बढ़ाना स्टार्ट करता है। 1527 में जो है वो खानुवा के राणा सांघा राजपूत राजाओं और उनके समर्थकों को उसने हराया। 1528 में चंदेरी के राजपूतों को जो है वो हराया और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा में मुगल नियंत्रण जो था वो स्थापित कर चुका था। अब बाबर के बाद हुमायूं शासक जो है वो बनता है। हुमायूं जब शासक बनता है तो हुमायूं के पिता जो हुआ करते थे बाबर, उनके द्वारा जो वसीयत लिखी गई थी उसके अनुसार ही जो है वो जायदाद का बंटवारा जो था वो किया गया। तो एक एक प्रांत सभी भाइयों को जो था वो दिया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि हुमायूं जब जो है वो राजा बना था या फिर हुमायूं जब उसने जो है वो सत्ता संभाली थी तो उस टाइम कैसी स्थिति जो है वो हो सकती है, जब सारे भाइयों को जो है प्रॉपर्टी दी गई, थोड़ा थोड़ा हिस्सा दिया गया। जहां पर बाबर जो है वो पूरी प्रॉपर्टी के ऊपर अकेला राज करता था, आगे चलकर वो प्रांत बांट दिए गए, तो उसकी स्थिति, हुमायूं की स्थिति सिंहासन संभालने के दौरान जो था वो थोड़ी अनस्टेबल थी। इसका ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब हुमायूं के दौरान तो स्थिति अनस्टेबल थी। हुमायूं के कार्यकाल के दौरान लड़ाइयां भी बड़ी ज्यादा हुई। शेर खान ने जो है वो हुमायूं को 2 बार हरा दिया था। 2 बार हराया गया, एक 1539 में 1539 में चौसा में और दूसरी बार 1540 में कन्नौज में जो था वो हराया था। ईरान में हुमायूं ने जो है वो सफाविद शाह की मदद ली और 1555 में जो है वो दिल्ली पर फिर से कब्जा जो था वो इसने कर लिया था। परंतु अगले ही साल जो है वो एक इमारत में एक दुर्घटना में इसकी मृत्यु जो था वो हो गई थी। हुमायूं के बाद जो है वो अकबर जो है वो शासक बनता है। अकबर जो है वो 1556 से 1605 तक राज करता है। 13 वर्ष की अल्पायु में अकबर जो था वो सम्राट बन गया था। परंतु आपको पता है कि वो तो छोटा था, परंतु 1526 में उसके कार्यकाल के दौरान जो है वो 1556 में 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है वो होती है। दूसरी लड़ाई जीत ली जाती है और उसके बाद धीरे धीरे वो जो है वो शासन बढ़ाना जो है वो स्टार्ट करता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अकबर को जो है वो बेरम खान के संरक्षण में जो था वो रखा गया था जब वो छोटा हुआ करता था। ठीक है, ये सब आपने अकबर के बारे में, हुमायूं के बारे में, बाबर के बारे में ध्यान रखना है। क्रोनोलॉजी भी ध्यान रखें इनकी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ चार्टर एक्ट ऑफ 1793। तो बोलते हैं कि 1793 का ये जो चार्टर एक्ट था इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव पूछा गया है कि मुख्य उद्देश्य जो था वो इसका क्या था। देखिए, चार्टर एक्ट के बारे में लगभग HPRC के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं। अब देखिए, ये जो 1793 का एक्ट था इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो की गई थी इसमें ये किया गया था कि कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार थे उनको 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। तो पहले ही ऑप्शन में लिखा गया है रिन्यूअल ऑफ द चार्टर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर 20 ईयर। तो यही पहला ऑप्शन ही सही आंसर हो जाएगा, परंतु ज़रूरी नहीं कि हर बार ऐसे ही ऑप्शन दिए जाएं, आपको और भी चीज़ें इसके बारे में पता होनी चाहिए। 1793 का जो चार्टर एक्ट हुआ करता था उसके अनुसार क्या क्या चीज़ें जो था वो की गई थी। 20 वर्षों के लिए जो है वो क्या किया गया था, व्यापारिक अधिकार बढ़ा दिए गए थे। गवर्नर जनरल के बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों पर अधिकार जो था वो स्पष्ट किए गए थे। यदि गवर्नर जनरल बंगाल से बाहर जाते हैं तो उन्हें अपनी परिषद, जो उनकी परिषद हुआ करती थी, उसके जो असैनिक सदस्य हुआ करते थे उनमें से किसी को जो है वो उप प्रधान नियुक्त जो है वो करना होता था, ये भी कहा गया। और नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों का वेतन जो है वो भारतीय राजस्व में देने का प्रावधान भी उस दौरान जो था वो किया गया था। गवर्नर जनरल या फिर गवर्नरों या फिर कमांडर इन चीफ की अगर नियुक्ति होती है तो उसमें ब्रिटिश क्राउन की जो अनुमति है, जिसको शाही अनुमति कहा जाता था, शाही स्वीकृति कहा जाता था, उसको भी जो है वो
कंपलसरी जो था वो कर दिया गया था। तो ये कुछ प्रोविज़न जो था वो 1793 में जो था वो किए गए थे। अगर हम बात कर ही रहे हैं चार्टर एक्ट की, तो सबसे पहले जो है वो 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट जो था वो आया था। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया था। फिर 1786 का भी एक एक्ट आया था और फिर 1793 में आता है ये चार्टर एक्ट। फिर 1813 में भी एक चार्टर एक्ट आता है, 1833 में भी एक चार्टर एक्ट आता है, 1853 में भी जो है वो एक चार्टर एक्ट जो है वो आता है। ठीक है, तो इस तरह से ये चार्टर एक्ट जो था वो आए थे। एक बार तो एचएस में ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि किस ईयर में जो है वो चार्टर एक्ट, या फिर आई थिंक कुछ टाइम इंडियन काउंसिल एक्ट या चार्टर एक्ट में से किसी एक के बारे में ही पूछा गया था कि नहीं आया था। तो ऐसे भी पता होना चाहिए कि कब कब ये जो था वो आए थे, क्या क्या इसके प्रोविज़न है वो तो पता होना ही चाहिए। एलाइड जैसे जो एग्ज़ाम है उनमें जो है वो एक शॉर्ट नोट इनके ऊपर पूछ लिया जाता है मेंस में लिखने के लिए। तो कितने इंपॉर्टेंट हैं यही से आप इसकी जो है वो इम्पोर्टेंस समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या बोलते हैं। अगले को ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। अगला क्वेश्चन जो है ये जेबीटी के एग्जाम में पूछा भी गया था। यहाँ पर बोलते हैं इन हिंदुइज्म विच ऑफ द फॉलोइंग डाइटीज इज कंसीडर द प्रोटेक्टर ऑफ द वर्ल्ड। तो बोलते हैं कि हिंदुइज्म की अगर हम बात करते हैं, हिंदू धर्म की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें से किस देवता को जो है वो विश्व का संरक्षक माना जाता है। अगर हम विश्व के संरक्षण की बात करें कि विश्व का संरक्षक किसको माना जाता है, तो वो भगवान विष्णु को माना जाता है। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। भगवान ब्रह्मा को जो है वो इस सृष्टि का रचयिता कहा जाता है या फिर सृजनकर्ता कहा जाता है। और भगवान शिव को भगवान महेश भी जो है वो बोलते हैं। इनको जो है वो संहारक बोलते हैं, इनको जो है वो रूपांतरण करता जो है वो बोलते हैं। तो हिंदू धर्म में जो है वो देवी देवताओं की जो है उस तरह से मान्यता है, अलग अलग अवतार हैं, पवित्र ग्रंथों में जो है इनके बारे में जानकारियाँ जो है वो दी गई हैं। तो ब्रह्मा जी के बारे में आपने जान लिया, विष्णु जी के बारे में आपने जान लिया, आपने भगवान शिव महेश जी के बारे में जो है वो आपने जान लिया। इतना आप जो है वो ध्यान रखें। ये क्वेश्चन जेबीटी के एग्जाम में पूछा गया था, तब ये और भी ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, वैसे ही आपको पता है कि अगर हम सरस्वती की बात करते हैं तो सरस्वती को जो है वो संगीत वाद्य यंत्र और एक पुस्तक लिए हुए दिखाया है। तो इनको जो है वो विद्या की देवी जो है वो कहा जाता है। माता लक्ष्मी को आपको पता है धन की देवी बोलते हैं। वैसे ही इंद्र जी को जो है वो वर्षा का देवता भी बोला जाता है, या फिर इंद्र जी को जो है वो देवताओं के राजा भी जो है वो बोलते हैं, स्वर्ग के शासक हैं ये। ठीक है जी, तो इस तरह से आपने ये अलग अलग बातें ध्यान रखनी है हिंदू धर्म के बारे में। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, तो ऐसा ही मैं कुछ और भी आपको रिवाइज करवा देता हूँ। अगर हम ऋग्वेद में बात करते हैं तो ऋग्वैदिक देवता भी जो है वो आते हैं। वैसे ऋग्वैदिक देवताओं के बारे में भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, जैसे कि ऋग्वैदिक देवताओं में मरुत आते हैं जिनको आंधी तूफान का देवता बोलते हैं, प्रजन्य आते हैं, इनको वर्षा का देवता बोला जाता है, सरस्वती जिनको विद्या की देवी में बता रहा था उनको नदी की देवी भी बोला जाता है, पुषण आते हैं, पुषण को जो है वो पशुओं का देवता बोलते हैं, और वैसे ही अरनाई देवता आते हैं, इनको जंगल की देवी बोला जाता है, मित्र आते हैं, मित्र जो है वो शपथ एवं प्रतिज्ञा के देवता हैं, अश्विन आते हैं, ये चिकित्सा के जो है वो देवता हैं। तो इस तरह से ऋग्वैदिक देवताओं के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ऋग्वैदिक मान्यताओं के बारे में भी थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ कंजर्वेशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो बोलते हैं प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण और सुधार का मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है वो आता है। यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटी की बात जो है वो की गई है। अब फंडामेंटल ड्यूटी की बात यहाँ पर की गई है, यहाँ पर पूछा गया है कि प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण और सुधार का मौलिक कर्तव्य आपको बताना है। हमारे फंडामेंटल जो है वो अलग अलग ड्यूटीज जो है वो आती हैं, फंडामेंटल राइट्स भी आते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज भी आती हैं, और हमारे पास डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी जो है वो आते हैं। स्पेसिफिक वे में यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटी की ही बात की गई है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज क्लियर करते हैं। यहाँ पर तो ऑप्शन से क्लियर हो जाएगा कि फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो 51A में जो है वो आता है। 51A जी यहाँ पर एक ही ऑप्शन दिया गया है, इसका ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। परंतु यहाँ से जो है वो इतना सा ही आपको याद नहीं रखना है, आपको हर एक फंडामेंटल ड्यूटी याद होनी चाहिए। फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो 51A में जो है वो आती है। अब 51A में भी जो है वो अलग अलग फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई हैं।
51A में अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर बात की गई है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, कॉन्स्टिट्यूशन के इंस्टीट्यूशंस की जो है वो रिस्पेक्ट करनी है, पालन करना है, ये वहाँ पर जो है वो कहा गया है। वैसे ही ए के बाद बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, ये जो है वो टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो आती हैं। अब क्या आपको 11 की 11 याद होनी चाहिए? बिल्कुल सही है कि 11 की 11 ही याद होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर जी के बारे में पूछा गया था, इसमें बात की गई है तो टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर, वाइल्ड लाइफ। इसकी बात जो है वो यहाँ पर की गई है, मतलब नेचुरल एनवायरनमेंट को जो है वो प्रोटेक्ट करना है, ये बात यहाँ पर की गई है। जी से पहले क्या आता है? जी से पहले आता है एफ, 51AF जो है वो आता है। इसमें क्या बात की गई है? टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ कंट्री कंपोजिट कल्चर। तो हमारा जो कल्चर है, रिच हेरिटेज है, उसको जो है वो प्रिजर्व करना है, उसकी वैल्यूज़ को जो है वो प्रिजर्व करना है, उसकी कीमत को समझना है, ये बात एफ में की गई है। जी का पता चल गया। जी के बाद जो है वो एच आता है। एच में क्या बात जो है वो की गई है? एच में बात की गई है टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। मतलब क्या हुआ इसका? साइंटिफिक टेम्पर को, ह्यूमनिज्म को, मानवता को जो है वो लोगों में विकसित करना है, ये इसमें जो है वो कहा गया है। अब 11 की 11 तो यहाँ पर हम रिवाइज करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो एक बार इन सबको याद करने की कोशिश करें। बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पर, उन शॉर्ट ट्रिक्स के थ्रू इनको याद करने की कोशिश करें। ठीक है, तो एक बार सभी याद कर लेना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर बार ऐसे ही आसान आसान ऑप्शंस दिए गए हों, ऑप्शंस कैसे भी हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट फॉल्स अंडर इट्स। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट के पास भी अलग अलग तरह की जुरिस्डिक्शन जो है वो होती है। अब सुप्रीम कोर्ट की जो अलग अलग तरह की जुरिस्डिक्शंस होती हैं, तो बोलते हैं वैसे ही कौन सी जुरिस्डिक्शन के अंदर जो है वो केंद्र और राज्यों के विवादों का फैसला जो है वो ये करता है। तो सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के तहत जो है ये फैसला जो है वो किया जाता है। तो इसका तो ओरिजिनल सही आंसर हो जाएगा। इसके ऊपर तो देखो HPSSC जब तक पेपर करवाता रहा है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार HPSSC ने जो है वो पूछे हैं। हम बात यहाँ पर कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शंस हैं, जुरिस्डिक्शंस की पावर हैं, उनकी बात कर लेते हैं। लगभग जो है वो जो जुरिस्डिक्शंस आती हैं उसमें ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन आता है, रिट जुरिस्डिक्शन आता है, अपीलेट जुरिस्डिक्शन आता है, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन आता है, अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड आता है, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू जो है वो आता है, और भी कुछ वैल्यूज जो है वो आती हैं। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में क्या आता है? सेंटर और एक इनके सेंटर या फिर किसी स्टेट के बीच में डिस्प्यूट है तो वो यहाँ पर सुलझा दिया जाता है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के थ्रू, ये आपको पता होना चाहिए। और वैसे ही जो है वो कोई फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड मैटर है, मैटर रेफर टू द फाइनेंस कमीशन, वैसी चीज़ें हो गई। डिस्प्यूट ऑफ कमर्शियल नेचर बिटवीन द सेंटर ऑफ स्टेट, वो हो गया। रिकवरी ऑफ डैमेज बाय स्टेट अगेंस्ट द सेंटर, वैसे केसेस जो हैं वो हो गए, वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आते हैं। रिट जुरिस्डिक्शंस आती हैं, तो रिट आपको पता है कि हैबस कॉर्पस होती है, मैंडेबस होती है, क्यू वेरेंटो होती है, सेरेटोरियो होती है, प्रोविजन रिट होती है। इस तरह से 5 रिट जो है वो होती हैं। तो रिट जुरिस्डिक्शंस में जो है वो चीज़ें जो है वो आती हैं। अपीलेट जुरिस्डिक्शन जो है वो आता है। अपीलेट जुरिस्डिक्शन जो में जो है वो क्या आता है? इसमें जो है वो अपील इन द कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, अपील इन सिविल मैटर, अपील इन क्रिमिनल मैटर, अपील इन स्पेशल लीव, ये सारी चीज़ें अपीलेट जुरिस्डिक्शन में जो है वो आती हैं। फिर आगे कुछ सिविल मैटर आते हैं, क्रिमिनल मैटर जो है वो आते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें आती हैं। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन भी आती है। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में क्या आता है? ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस विच हैज़ अराइजन, कोई भी ऐसा चीज़ जो है वो जिसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन अराइज हो जाता है लॉ से रिलेटेड, तो उसके ऊपर ये एडवाइजरी अपनी एडवाइस जो है ये दे सकता है बेसिकली कोर्ट, ये जो है वो यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी जो है वो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन जो है वो अभी तक आई हैं। बाकी तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है और अदर जुरिस्डिक्शंस आ जाती हैं। तो हमने तो मेन पढ़ ली जो इम्पोर्टेंट है, जो ऑप्शंस में दी गई हैं वो हमने क्लियर यहाँ पर की है कि कौन कौन सी तरह की होती हैं। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRC के पटवारी एग्ज़ाम के लिए या पंचायत सेक्रेटरी एग्ज़ाम के लिए, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ सकते हैं। इसका स्लॉट 4 है, यहाँ पर आप इन दोनों ही एग्ज़ाम की तैयारी एक साथ कर सकते हैं स्लॉट 4 से। तो ये पॉकेट फ्रेंडली भी टेस्ट सीरीज आपके लिए रहने वाली है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है।
अगर आप तैयारी जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट के एग्जाम के लिए कर रहे हैं तो उसकी टेस्ट सीरीज का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। अभी देखिए टीचर की बहुत सारी पोस्टें निकाली हुई हैं। अब ये जो टीचर जैसी पोस्टें हैं अलग अलग सब्जेक्ट में, इसमें क्या है, इसमें जो है वो ज़्यादातर पोर्शन जो है वो सब्जेक्टिव होगा और जीके का पोर्शन भी जो है वो थोड़ा होगा। अब जीके का पोर्शन मेरिट बनाने में काफ़ी इंपॉर्टेंस जो है वो रखता है, क्योंकि जिन लोगों की जो है वो सब्जेक्ट के ऊपर अच्छी कमांड है उनको जो है वो दिक्कत कहाँ पर आती है, दिक्कत आती है जीके में। ठीक है, अब जिनको जीके में दिक्कत आती है ये स्लॉट 4 में हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि आपके पास 1-2 महीने ज़्यादा से ज़्यादा हैं, इतने में आपका एग्ज़ाम वगैरह जो है वो हो जाएगा। अब 1-2 महीने के लिए क्या टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करेंगे, ये स्लॉट 4 आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ से जीके आप अपनी पक्की कर सकते हैं। जब आपका टीचर का एग्ज़ाम हो जाएगा तो टीचर के एग्ज़ाम के साथ इसी स्लॉट 4 में आप जुड़े रह सकते हैं और पटवारी और पंचायत सेक्रेटरी के लिए भी तैयारी जो है वो कर सकते हैं। तो ये आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी स्लॉट 4 की जो है वो रहने वाली है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं विच फाइनेंस कमीशन फर्स्ट रिकमेंडेड द यूज ऑफ अ डिवैल्यूएशन फार्मूला बेस्ड ऑन पॉपुलेशन इनकम डिफरेंस एंड द एरिया। बोलते हैं कि किस वित्त आयोग ने सर्वप्रथम जनसंख्या, आय अंतर और क्षेत्रफल पर आधारित जो डिवैल्यूएशन फार्मूला था इसके उपयोग की अनुशंसा जो था वो की थी, ये रिकमेंड जो था वो किया था। तो ये 10th फाइनेंस कमीशन के द्वारा जो था वो किया गया था। ऑप्शन सी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। देखिए, जब बात फाइनेंस कमीशन की जा रही है तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 280 जो है वो आता है, जो फाइनेंस कमीशन की जो है वो बात करता है। ये प्रेसिडेंट के द्वारा जो है वो 5 सालों के लिए कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। इसमें चेयरमैन होते हैं और 4 अदर मेंबर भी जो हैं वो होते हैं। अगर हम प्रेजेंट टाइम में फाइनेंस कमीशन की जो है वो बात करते हैं तो प्रेजेंट टाइम में जो है वो 16th फाइनेंस कमीशन जो है वो चल रहा है। इसके चेयरमैन जो हैं वो कौन है, अरविंद पनघड़िया जो हैं वो इसके चेयरमैन हैं। इनका नाम ज़रूर ध्यान रखना है कि ये अरविंद पनघड़िया इसके चेयरमैन है। इससे पहले जो 15वां फाइनेंस कमीशन था NK सिंह इसके चेयरमैन थे। बहुत सारे एग्ज़ाम, एक नहीं बहुत सारे एग्ज़ाम, जैसे UGC नेट के एग्ज़ाम भी, HS के एग्ज़ाम भी, अब आपके जो भी एग्ज़ाम होते हैं जहाँ पर जीके पूछी जाती है वहाँ पर फाइनेंस कमीशन और उसके चेयरमैन पूछ लिए जाते हैं। तो स्टार्टिंग से बात करते हैं। सबसे पहले जो फाइनेंस कमीशन बना था वो 1951 में जो है वो एस्टेब्लाइज किया गया था। इसने जो काम करना स्टार्ट किया था वो 1952 से 57 तक किया था। जो पहला फाइनेंस कमीशन था उसके जो चेयरमैन थे वो आपने ध्यान रखना है, KC नियोगे इसके चेयरमैन जो था वो थे। दूसरा जो फाइनेंस कमीशन था उसके चेयरमैन जो था वो K सांथानम थे। K सांथानम का नाम ध्यान रखना। यहाँ पर हम 10th फाइनेंस कमीशन की बात कर रहे हैं तो 10th फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन थे वो कौन थे, वो थे KC पंत। KC पंत आपने ध्यान रखना है। और ये जो फाइनेंस कमीशन था ये 1992 में वैसे एस्टेबलाइज कर दिया गया था। ये जो इम्प्लीमेंट हुआ था, ऑपरेशनल इसने करना स्टार्ट किया था, ये 1995 से लेकर 2000 तक जो था वो इसने ऑपरेशन जो था वो किया था। और अभी का जो हमारा फाइनेंस कमीशन है ये 2026 से 2031 तक जो है वो रहने वाला है। ठीक है जी, तो ये आप इस वाले फाइनेंस कमीशन के बारे में ध्यान रखिए। फाइनेंस कमीशन की आर्टिकल आपको पता चल गया कौन सा है। फाइनेंस कमीशन 14th फाइनेंस कमीशन भी इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उसके चेयरमैन ध्यान रखना, डॉक्टर YV रेड्डी उसके चेयरमैन थे। YV रेड्डी का नाम ध्यान रखना, YV रेड्डी उसके चेयरमैन थे। हमने लगभग 4-5 तो हमने चेयरमैन जान ही लिए। डायरेक्टली इनडायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपकी हेल्प जो है वो यहाँ से हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर जो 1976 का है, बोलते हैं हैज़ क्लासिफाइड सोशल फॉरेस्ट्री इनटू हाउ मेनी कैटेगरी। यहाँ पर हम नेशनल कमीशन और एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय कृषि आयोग की बात कर रहे हैं। अब देखिए राष्ट्रीय कृषि ये जो आयोग था इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना। किताबों में ऐसे क्वेश्चन मैं बार बार कहता हूँ कि जब कम मिलते हैं तो उनको नोट कर लिया, अपने नोट्स को अपडेट कर लिया। नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर जो है वो 1976 में जो है वो अपनी रिपोर्ट जारी करता है। ये जो अपॉइंट किया गया था तो कृषि मंत्रालय ने 1970 में ही इसको जो है वो स्थापित कर दिया था। 1970 में स्थापित कर दिया गया था। ये रिपोर्ट 1976 में इसकी जो है वो आती है। इसको जो बनाया गया था वो किसके नेतृत्व में बनाया गया था, NR मिर्धा की जो है वो नेतृत्व में इसको बनाया गया था। इसमें एक टर्म सबसे पहली बार इस्तेमाल की गई वो थी सोशल फॉरेस्ट्री, यानी कि सामाजिक वानिकी शब्द जो है वो इसमें पहली बार इस्तेमाल जो है वो किया गया। तो यहाँ पर वही पूछा गया है कि हैज़ क्लासिफाइड सोशल फॉरेस्ट्री इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज। तो सोशल फॉरेस्ट्री का इस्तेमाल यहाँ पर पहली बार किया गया और सोशल फॉरेस्ट्री को इसने
तीन मुख्य जो है वो भागों में डिवाइड किया। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सोशल फॉरेस्ट्री के ये जो तीन मुख्य भाग थे, इसमें जो है वो एक अर्बन फॉरेस्ट्री आता था, ठीक है, अर्बन फॉरेस्ट्री आता था। अर्बन फॉरेस्ट्री के अलावा एक रूरल फॉरेस्ट्री आता था, और रूरल फॉरेस्ट्री हो गया, और एक जो है वो एग्रो फॉरेस्ट्री जो है वो आता था। तो ये तीन फॉरेस्ट्री जो है वो इसमें आती थी, तीन टाइप जो है वो इसमें आते थे। ध्यान रखना कि ये जो सोशल फॉरेस्ट्री टर्म थी ये भी सबसे पहले यहाँ पर ही जो है वो इस्तेमाल की गई। जो अर्बन फॉरेस्ट्री था इसमें पेड़ लगाने से संबंधित था कि औद्योगिक क्षेत्रों में पेड़ लगाए जाएं, सड़कों के किनारे पेड़ लगाए जाएं, पार्क बनाए जाएं, पार्कों में पेड़ लगाए जाएं, ये बातें इसमें की गई थी। जो ग्रामीण फॉरेस्ट्री थी ना, ग्रामीण फॉरेस्ट्री में जो विलेज और कृषि वानिकी है उसके बारे में बात जो है वो की गई थी। और कृषि वानिकी जो आती है, जो एग्रो फॉरेस्ट्री आती है, एग्रो फॉरेस्ट्री में कृषि भूमि पर फसलों के साथ साथ पेड़ उगाना जो है वो बताया गया कि इसमें जो कृषि भूमि है उसमें फसलें तो लगाई ही जाएं, साथ साथ में पेड़ भी जो है वो लगाए जाएं। तो ये बात जो है वो इस कमीशन के द्वारा जो है वो मुख्य रूप से की गई थी। तो ये बातें ध्यान रखनी है आपने, इसमें कैसे भी कर क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। तो ये नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर आपको समझ आया होगा। आगे क्वेश्चन में क्या पूछते हैं, बोलते हैं द हार्ट इन द ह्यूमन बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। इट इज प्रोटेक्टेड बाई अ डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस सैक नोन एज। तो बोलते हैं कि मानव शरीर में हृदय पूरे शरीर में एक रक्त पंप करने के लिए जिम्मेदार होता है। यह एक डबल दीवार वाली झिल्लीदार थैली द्वारा संरक्षित होता है। इसे किस रूप में जो है वो जाना जाता है। तो आपको पता है हार्ट का काम क्या है, हार्ट का काम जो है वो ब्लड पंप करना है। अब बोलते हैं कि ये ब्लड को जो है वो पंप करता है और ये डबल दीवार वाली झिल्लीदार थैली से जो है वो प्रोटेक्टेड होता है। अब इसे किस नाम से जाना जाता है, इसे जो है वो बोलते हैं पेरिकार्डियम, इसको बोला जाता है। ऑप्शन बी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब हमारा जो हार्ट है ना उसके बारे में भी ध्यान रखना ही है कुछ बातें। हमारा जो हार्ट है इसमें कितने चैम्बर जो है वो होते हैं, ठीक है। इसमें जो है वो 4 चैम्बर जो है वो होते हैं। अब 4 चैम्बर जो होते हैं, 2 अपर होते हैं, 2 लोअर जो है वो होते हैं। अपर होते हैं 2 अपर एट्रिया होते हैं जो रिसीविंग चैम्बर होते हैं, और 2 लोअर वेंट्रिकल्स होते हैं जो कि पंपिंग चैम्बर जो है वो होते हैं। तो हार्ट का काम आपको पता चल गया क्या है, चैम्बर्स कितने होते हैं ये पता चल गया। अब जो अपर वाले होते हैं ना, अगर यहाँ पर मैं मान लीजिए ये मैं कुछ इस तरह से हार्ट की शेप बना दूँ ना, तो इस तरह से ये डिवाइड हो जाएगा। ये 2 चैम्बर अपर वाले आ जाएंगे, 2 लोअर वाले आ जाएंगे। ये राइट वाला आरटीएम आ जाता है, ये लेफ्ट वाला आरटीएम आ जाता है, और ये जो है वो लेफ्ट वाला जो है वो वेंट्रिकल्स आ जाता है, और ये राइट वाला वेंट्रिकल्स आ जाता है। इनका काम क्या है, इनका काम है रिसीविंग चैम्बर, जो चीज़ आ रही है उसको रिसीव करना। और इनका काम क्या है, इनका काम है उनको पंप करना और आगे जो है वो भेज देना, ठीक है। इस तरह से इनका जो है वो काम है हार्ट के चैम्बर्स का। हार्ट के चैम्बर्स का काम आपको पता चल गया, इतना यहाँ से याद रखें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ पर बोलते हैं व्हेन यूजिंग द राइट हैंड थंब रूल which part of your right hand represent the direction of electrical current in a straight conductor। तो बोलते हैं कि दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम का उपयोग करते समय आपके दाहिने हाथ का कौन सा हिस्सा सीधे कंडक्टर में विद्युत प्रवाह की दिशा का प्रतिनिधित्व जो है वो करता है। अब देखिए राइट हैंड थंब रूल, ये बेसिक आप 10वीं तक की जब साइंस पढ़ते हैं तब ये क्लियर हो जाता है। देखिए बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो राइट हैंड थंब रूल है इसका इस्तेमाल होता क्यों है। तो राइट हैंड थंब रूल जो आता है ना, इसका इस्तेमाल होता है जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन का पता लगाने के लिए, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के लिए इसका इस्तेमाल होता है। अब है क्या, यहाँ पर बोलते हैं कि राइट हैंड थंब रूल की बात करते हैं। विच पार्ट ऑफ योर राइट हैंड रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। तो इलेक्ट्रिकल करंट की डायरेक्शन को कैसे पता लगाएंगे, जैसे मान लीजिए ये कोई वायर है, इसमें ऊपर की तरह करंट लगा जो है वो जा रहा है। तो जब ऊपर की तरफ करंट जा रहा है तो रूल ये बोलता है कि राइट हैंड और उसका थम्स अप कर दीजिए आप, थम्स अप ऊपर की तरफ जो है वो आपका थंब आ जाएगा, और इस तरह से जो है वो आपकी फिंगर्स जो है वो आ जाएंगी, ठीक है। इस तरह से आपकी फिंगर्स आ जाएंगी। अब ऊपर की तरफ जो आपका थंब है ना वो डायरेक्शन ऑफ करंट को बताता है, वो इलेक्ट्रिकल करंट की डायरेक्शन को बताता है। तो थंब जो है वो किसकी डायरेक्शन को बताएगा, इलेक्ट्रिकल करंट की डायरेक्शन को बताएगा। जो आपकी फिंगर्स होंगी वो किसको बताएंगी, वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की जो है वो बताएंगी। तो
पता चला ना आपको कि फिंगर्स किसको बता रही हैं, फिंगर्स बता रही हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस तरह से होगा, ठीक है, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यहाँ पर होगा। ये आपको राइट हैंड थंब रूल के बारे में पता होना चाहिए। फिलहाल तो हम यहाँ पर यही पढ़ेंगे राइट हैंड थंब रूल के बारे में ही। आप पूछेंगे कि क्या इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बिल्कुल आता है। ये क्वेश्चन जो है वो JVT के एग्जाम में जो था वो पूछा गया था, ठीक है, ये HPRCA ने पूछ लिया है क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं अ स्टूडेंट पुशेस अ बॉक्स विद अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन ऑन एन एरिया ऑफ 2 स्क्वायर मीटर, हाउ कैन प्रेशर बी कैलकुलेटेड इन दिस सिचुएशन। तो बोलते हैं कि एक विद्यार्थी 2 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल पर 50 न्यूटन के बल से एक डिब्बे को धकेलता है, तो इस स्थिति में जो प्रेशर है, दाब है, उसकी गणना जो है वो कैसे की जाएगी। देखिए, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था HPRCA के द्वारा, और यहाँ पर आपको प्रेशर का फार्मूला पता होना चाहिए। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड अपॉन एरिया, ये जो है वो इसका जो है वो फॉर्मूला होता है। तो बोलते हैं कि प्रेशर दाब की गणना कैसे होगी, क्या बल से क्षेत्रफल को घटा दिया जाएगा? नहीं, घटाने की तो यहाँ पर बात नहीं की गई है, बल को क्षेत्रफल से विभाजित कर दिया जाएगा। बल मतलब बल जो है वो यहाँ पर फोर्स है और क्षेत्रफल एरिया है, तो बल यानी कि फोर्स को एरिया से डिवाइड कर दिया, ये थोड़ा सही लग रहा है। आगे भी ऑप्शंस देख लीजिए। बोलते हैं बल और क्षेत्रफल को गुणा करेंगे, नहीं, गुणा भी नहीं करेंगे। बल और क्षेत्रफल को जोड़ देंगे, नहीं, जोड़ेंगे भी नहीं। तो P इज इक्वल टू F अपॉन A था, फोर्स डिवाइडेड अपॉन एरिया था, मतलब बल डिवाइडेड अपॉन क्षेत्रफल था, तो ऑप्शन B इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह के सिंपल क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं सिंपल, अगर पढ़े हैं तब सिंपल हैं, अदरवाइज तो ये सिंपल नहीं है, अदरवाइज तो ये क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर प्रेशर के बारे में ही, कि प्रेशर जो है वो इसके बारे में और क्या क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। प्रेशर के यूनिट भी जो है वो पूछे जा सकते हैं। SI यूनिट प्रेशर के जो है वो क्या है, तो इसके यूनिट जो है वो पास्कल होते हैं। पास्कल जो है वो प्रेशर के यूनिट होते हैं, और एक पास्कल को जो है वो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर में जो है वो डिफाइन करते हैं। 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से इसको जो है वो करते हैं। अब ये आपको प्रेशर के बारे में, पास्कल के बारे में, न्यूटन के बारे में पता चल गया। आगे हमारे पास कुछ 1 लाइनर क्वेश्चंस भी आते हैं, तो 1 लाइनर क्वेश्चंस देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या 1 लाइनर क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं। देखो 1 लाइनर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, थोड़े से में ज़्यादा रिवाइज ये आपका करवा देते हैं, तो इसलिए हम बीच बीच में 1 लाइनर क्वेश्चंस आपके लिए लाते रहते हैं। गागर में सागर का काम ये करते हैं। आगे यहाँ पर बोलते हैं कि कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ आयुर्वेद से जुड़ा हुआ है, तो आयुर्वेद से चरक संहिता जो है वो जुड़ी हुई है। आगे बोलते हैं नवपाषाण काल के दौरान औजार बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जो प्राथमिक सामग्री थी वो क्या थी, तो सबसे पहले तो नवपाषाण काल में जो है पत्थर का ही इस्तेमाल जो था वो होता था, पत्थर इसका सही आंसर है। आगे बोलते हैं कि दिल्ली सल्तनत या गुलाम वंश का पहला सुल्तान कौन था, तो दिल्ली सल्तनत या गुलाम वंश का पहला सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। आगे बोलते हैं मुगल काल में प्रशासन के लिए उपयोग की जाने वाली प्रमुख भाषा कौन सी थी, तो फारसी का इस्तेमाल उस टाइम जो था वो ज़्यादातर किया जाता था, फारसी आपने ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं कि कुतुब मीनार के निर्माण की शुरुआत किस शासक के द्वारा करवाई गई थी, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाई गई थी। आप कमेंट कर कर मुझे बताएंगे कि ये कुतुब मीनार का जो निर्माण था ये कब पूरा हुआ था, मतलब किस शासक के कार्यकाल के दौरान ये पूरा हो गया था। आगे बोलते हैं कौन सा वंश एलोरा में अपनी रॉक कट वास्तुकला के निर्माण के लिए जाना जाता था, तो ये राष्ट्रकूट वंश को जो था वो जाना जाता था, राष्ट्रकूट वंश। आगे बोलते हैं बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किस अंग्रेज गवर्नर ने शुरू किया था, तो ये जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जो था वो किया गया था। आगे बोलते हैं किस तिथि से बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ था, तो बंगाल का जो विभाजन प्रभावी हुआ था वो 16 अक्टूबर 1905 से जो था वो हो गया था। अब ये भी इम्पोर्टेंट है, 1905 तो अक्सर याद रह जाता है परंतु 16 अक्टूबर को इग्नोर कर दिया जाता है, और एक एग्जाम में सारी की सारी ऑप्शंस जो था वो 1905 की ही दी गई थी। शायद TGT मेडिकल का या TGT आर्ट्स का कुछ ऐसा एग्जाम था, सारी की सारी ऑप्शंस ऐसी थी 1905 जिनमें था, परंतु महीने अलग अलग थे, डेट्स अलग अलग थी। तो 16 अक्टूबर आपने एग्जैक्टली ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो वो नाना साहेब जी के द्वारा किया गया था।
नेक्स्ट में बोलते हैं महात्मा गांधी ने वर्ष 1917 में चंपारण में किस फसल की खेती करने वाले किसानों की समस्या के समाधान के लिए आंदोलन किया था। तो नील की खेती उस दौरान होती थी, नील की खेती के लिए किया गया था। असहयोग आंदोलन के लिए कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रस्ताव पारित हुआ था। तो कांग्रेस का ये कलकत्ता अधिवेशन था 1920 का, यहाँ पर हुआ था। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसने की थी। तो ये सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा जो था वो की गई थी। आगे बोलते हैं 1931 में महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच किस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो ये गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर जो था वो किए गए थे। आगे बोलते हैं कौन सा अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव का प्रावधान करता है। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव का प्रावधान आर्टिकल 66 में जो है वो किया गया है। विद्युत धारा की इकाई क्या है। तो इसकी इकाई एम्पियर जो है वो आती है। आगे बोलते हैं अमोनिया बनाने के लिए हेबर प्रक्रिया में किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि HPRC ज़्यादा पूछ रहा है। ये बेसिकली NCERT बेस जो है वो छोटे क्वेश्चन हैं। अमोनिया बनाने के लिए हेबर प्रक्रिया में जो है वो नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। आगे बोलते हैं कि जीवन की मूल संरचना और कार्यात्मक इकाई क्या है। तो वो कोशिका जो है वो आ जाती है। विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो रिकेट्स बीमारी जो है वो होती है। मानव शरीर में रक्त को छानने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार होता है। तो वो किडनी होती है, फिल्ट्रेशन का काम जो करती है। आगे बोलते हैं निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती है। तो प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड जो है वो होती है। यहाँ पर 10⁸ है, यहाँ पर ये नोट करना 8 है ये ऊपर। आगे बोलते हैं किस तत्व को रसायनों का राजा कहा जाता है। तो किंग ऑफ एसिड किसको बोलते हैं। वो सल्फ्यूरिक एसिड को जो है वो किंग ऑफ एसिड जो है वो बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच टू मूवमेंट वर मर्ज्ड इनटू अ कॉमन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन 1920। तो 1920 में अंग्रेजों के खिलाफ एक आम विरोध में किन दो आंदोलनों का विलय हो गया था। ये आप कमेंट कर कर बताएंगे। 4 ऑप्शंस आपके पास दी गई हैं, जल्दी से अपना आंसर कमेंट कर कर बता दीजिए। अगर आपने टेलीग्राम पर हमें अभी भी ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।